Hi, this is Deepti Kapoor from Score Up Academy, and I'm going to teach you a beautiful poem, A Tiger in the Zoo, from your book First Flight. हम इस पोइम में स्टैंडा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे, कुछ कीवर्ड्स करेंगे, और एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको दोबारा से ये पोम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये है मेरा वादा। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टैंडा बाय स्टैंडा एक्सप्लेनेशन। Now, first stanza, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. So, very beautiful poem. एंड जो ओपनिंग लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इसमें पोइट जो लेस्ली नॉरिस है उसने एक टाइगर के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, और वो टाइगर जो कि एक केज में है, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो टाइगर है उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी है कि वो वॉक कर रहा है, बहुत ही क्वाइटली मूव कर रहा है, और वो इतना क्वाइटली और स्लोली क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि वो एक केज में बंद है। और विविड स्ट्राइप्स जो यहाँ पे बताया है, इसका मतलब उसकी फिजिकली उसको डिस्क्राइब किया है। विविड मीन्स क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर, और स्ट्राइप्स मतलब जो उसके ऊपर स्ट्राइप्स धारियां होती हैं टाइगर के ऊपर, उसकी बात हो रही है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब ये जो फ्यू स्टेप्स वर्ड है, ये जो वर्ड्स हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको फ्रीडम उसके पास नहीं है, वो केज में बंद है, वो एनकेज्ड है, और जब वो एनकेज्ड है तो वो जो स्टेप्स है वो बहुत कम ले पाता है, जितना कि केज बड़ा है तो वो ज़्यादा नहीं घूम सकता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब यहाँ पे जो पैड्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि सॉफ्ट पार्ट है उसके पैरों के नीचे टाइगर के, और जब वो चलता है तो बहुत ही आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जो उसके पैर हैं वो मखमल की तरह सॉफ्ट है, तो इसलिए कोई आवाज़ नहीं आती है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे क्वाइट रेज जो है ये ऑक्सीमोरॉन भी है, एक लिटरेरी डिवाइस जो हम बाद में पढ़ेंगे, और ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो हम आने वाले टाइम में, अभी थोड़ी टाइम में करेंगे। क्वाइट रेज का मतलब है, रेज मतलब गुस्सा और क्वाइट मतलब शांत। अब वो शांत क्यों है, क्योंकि उसकी फ्रीडम उसके पास नहीं है और वो एक केज में बंद है, इसलिए वो शांत है। वो अपना गुस्सा शो नहीं कर पा रहा, किसी के ऊपर धाड़ नहीं रहा, क्योंकि जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है वो नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, वो एक केज में बंद है। तो ये बहुत ही एक पिटीफुल स्टेट और पिटीफुल साइट बताई गई है एक टाइगर के बारे में जो कि एक केज में बंद है। तो इस स्टैंजा में इतना ही बताया है। वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब इस स्टैंजा में शिफ्ट हो गया फोकस उस टाइगर के ऊपर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। अब यहाँ पे पोइट्स ने कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेक्निक यूज की है ये बताने के लिए कि एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है और एक टाइगर जिसको हम केज में बंद कर लेते हैं, उनकी जिंदगियों में क्या फर्क आता है और कैसे वो अपने दुखों को झेलते हैं। अब ये टाइगर जो सेकंड स्टैंजा में जो बताया गया है कि वो एक नेचुरल हैबिटेट में है जहां पे फॉरेस्ट में है, और जब वो वहां पे फॉरेस्ट में जो टाइगर होगा वो क्या कर रहा होगा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मीन्स हाइडिंग। शेडोज क्यों है वहां पे, क्योंकि वहां पे ट्रीज के बहुत ज्यादा झुंड है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए उसकी शेडो भी उसको दिख रही है, तो वो छुप रहा है। अब वो छुप क्यों रहा है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। कहाँ पे छुप रहा है, इसका मतलब वहां पे बहुत वेजिटेशन है, ये लॉन्ग ग्रास इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे इतनी वेजिटेशन है, और वो छुप रहा है। वो इसलिए छुप रहा है क्योंकि उसने अपने प्रे, अपने शिकार के ऊपर उसने हमला करना है, उसकी वजह से वो अपने आप को छुपा रहा है, दबे पांव वहां पे है, छुपा हुआ है, क्योंकि उसने जो डियर है, प्लम्प डियर, नाउ प्लम्प डियर जो वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि वो डियर अच्छा मोटा ताजा है। और जो इस वर्ड से भी, ये दो वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि जो केज में टाइगर है उनको खाना दिया जाता है बहुत कम, और जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में रहता है वो अपनी मर्जी से अपना शिकार करता है और उनको काफी अच्छा शिकार मिलता है। सो वेयर प्लम्प डियर पास मीन्स उसको अच्छी अच्छी डाइट मिल रही है, वहां पे वो अपनी मर्जी से शिकार करता है और खाता है। नियर द वाटर होल, जहां पे उनको पता होता है टाइगर अपने आप को छुपा लेते हैं, कुछ जंगली जानवर अपने आप को ऐसी जगह छुपाते हैं जहां पे उनको पता है कि कुछ एनिमल्स पानी पीने आएंगे, तो वो वहां पे छुप जाते हैं ताकि वो अपने शिकार, जो इसके ऊपर उन्होंने शिकार करना है, वो आराम से उनके ऊपर शिकार कर पाए। सो इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है वो क्या क्या फ्रीडम इंजॉय करता है और वो कैसे रहता है वहां पे और कैसे शिकार करता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। He should be snarling around houses,
at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now, again in this stanza, the tiger who lives in zoo, who lives in forest has been described. उसके बारे में बताया है, उसकी स्टेट बताई है कि वो कैसे रहता है, और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो वो कैसे लोगों को डराता है, क्योंकि उसके जितने भी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो शो कर सकता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमने बंद नहीं की है, हमने उसको केज में नहीं डाला. सो ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस. स्नालिंग का मतलब है दहाड़ना, रोरिंग, ग्राउलिंग, और बारिंग का मतलब है यहाँ पे शोइंग. ये कुछ वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, जिनके मीनिंग्स पता होंगे तो हमें जो लाइन का मीनिंग है इजीली समझ आएगा. फैंग्स, उसके जो दो बड़े शार्प टीथ हैं, ठीक है, एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, जो कुछ एनिमल्स के होते हैं, और क्लॉज होता है पॉ, पंजे, एंड यहाँ पे जो नेल्स की बात हो रही है वो क्लॉज हैं. और टेरराइजिंग का मतलब होता है किसी को डराना. अब टेरराइजिंग द विलेज, यहाँ पे विलेज का मतलब है विलेजर्स को डराना, ठीक है. ही शुड बी स्नालिंग, वो क्या कर रहा होगा, वो लोगों को डरा रहा होगा. स्नालिंग का मतलब है रोरिंग, वो कहाँ पे दहाड़ रहा होगा, जो जंगल की पेरिफेरी है, वहां पे जो घर है, वहां पे जो विलेजर्स रहते हैं, वहां पे चलते हुए वहां पे वो दहाड़ रहा होगा, क्योंकि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, रोर करना. तो वो रोर करेगा और लोगों को डराएगा, क्योंकि वो उसको वहां पे पूरी फ्रीडम में वो इंजॉय कर रहा है. बारिंग इज वाइट फैंग्स का मतलब है अपने जो दो बड़े शार्प टीथ हैं, जो उसके दो बड़े दांत हैं, वो उनको दिखा रहा है, क्योंकि उससे वो जब वो दहाड़ता है वो ये दिखता है और लोग डरते हैं उससे. तो इस चीज़ों से वो लोगों को डराता है, अपने फैंग्स को दिखाता है, अपने क्लॉज को मतलब पॉज को दिखाता है, इन सब चीज़ों को दिखाते हुए वो विलेजर्स को डराता है. तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है टाइगर का, वो तभी अपना शो कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है. तो वो सारी फ्रीडम इंजॉय करता है जो कि एक टाइगर कर सकता है. Now we will move to the next stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब इस स्टैंजा में अगेन फोकस किस पे शिफ्ट हो रहा है, उस टाइगर पे जो कि एक केज में है. कंक्रीट सेल का यहाँ पे मतलब है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही अनप्लेजेंट केज है, जो कि सीमेंट और स्टोन से बना हुआ है, मतलब जिससे ये पता लग रहा है कि उसकी फ्रीडम को बंद कर दिया गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज मतलब वो टाइगर जो केज में है, स्ट्रेंथ उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स मतलब उसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया है, उसको भी बंद कर दिया और उसकी ताकत को भी बंद कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि अब वो अपनी ताकत किसी के सामने शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बेचारा बेजुबान जानवर जो कि सलाखों के पीछे आ गया है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई. अब वो दहाड़ता नहीं है, वो किसी को मार नहीं सकता, किसी को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरह से उसको हमने उसकी फ्रीडम छीन ली है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स मूविंग क्वाइटली एंड स्लोली. अब वो बहुत ही स्लो वे में, क्वाइट वे में मूव कर रहा है, क्योंकि अब वो और कुछ कर ही नहीं सकता, वो बेसहारा बेबस है, वो सलाखों के पीछे है, इसलिए वो कुछ और नहीं कर सकता. इग्नोरिंग विजिटर्स, वहां पे विजिटर्स क्यों आते हैं जू में, एनिमल्स को देखने. अब वो टाइगर उसको उनको इग्नोर क्यों कर रहा है, बिकॉज ही इज एंग्री. वाई इज एंग्री, ही इज नॉट हैप्पी, बिकॉज उसकी फ्रीडम छीन ली गई है. जब उसकी फ्रीडम ही छीन ली है जिस एनिमल की, वो कभी भी खुश नहीं होगा. दैट्स वाई ही इज शोइंग वेरी इंडिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स द विजिटर्स. ही इज नॉट हैप्पी विद द विजिटर्स, ही डजंट वांट टू प्लीज देम, बिकॉज उसको ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि विजिटर्स की वजह से ही उसको उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, उसको सलाखों के पीछे बंद कर लिया है, एंड ही हैज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ, यू कैन से, मतलब लोगों का मजाक का वो एक बन गया है किस्सा. Yes, next stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पे ब्रिलियंट वर्ड को रिपीट किया है, ये एक रेपिटेशन है, एक लिटरेरी डिवाइस है. जब हम लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे हम इस पे भी स्ट्रेस देंगे, बट ये वर्ड क्यों रिपीट किया, इस पे स्ट्रेस दी गई है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब रात को उसको एक लास्ट वॉइस सुनती है. फिर वही टाइगर की बात हो रही है जो केज के अंदर बंद है. लास्ट वॉइस किसकी है, वो कार की, वो सिक्योरिटी गार्ड्स की, या जो कार में बार बार पेट्रोलिंग करते हैं. वो क्यों पेट्रोलिंग करते हैं, वो बार बार उस एरिया के बाद घूमते हैं रेगुलर एट रेगुलर टाइम्स. वाई दे वॉन्ट टू चेक दैट वेदर एनिमल्स आर सेफ, वेदर एवरीथिंग इज एट इट्स प्लेस.
वो इस चीज को देखने के लिए पेट्रोलिंग होती है। और वो पेट्रोलिंग कहाँ हो रही? कार्स के थ्रू हो रही। कार्स में सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है। ही हियर्स मीन्स द टाइगर हु इज इन केज। वो ये हियर करता है, मतलब वो सुनता है। लास्ट वॉइस एट नाइट, जो रात की लास्ट अखीरली आवाज है, वो सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। अब उसकी आईज में बहुत शार्प, जो ये एनिमल्स होते हैं, टाइगर है या लायन है, इनकी आईज बहुत एक शार्प ब्रिलियंट होती है, बहुत शाइन करती है। और रात के टाइम वो और शाइन करती है। स्टेयर मतलब देखना। अब वो किसको देख रहा है? वो स्टार्स को देख रहा है। कहीं ना कहीं जब वो स्टार्स को देखता है, उसके अंदर एक रे ऑफ होप आ रही है। वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है कि कभी ना कभी शायद मुझे भी ये मौका मिलेगा कि जैसे स्टार्स अपनी मर्जी से जी रहे हैं या फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, कभी ना कभी शायद वो भी फ्रीडम इंजॉय करेगा। तो वो उनको देखता है और उसके अंदर एक फ्रीडम की जो रे ऑफ होप है वो जागती है। एक आशा, एक उम्मीद उसके अंदर आती है कि शायद मुझे भी कभी ना कभी ऐसा मौका मिलेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम इंजॉय करना चाहता है। वो चीज़ उसके पास नहीं है। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, जब हम दूसरे के पास वो देखते हैं तो हमारे अंदर कई बार मन में आता है काश मेरे पास भी हो। सो द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई विद हिज ब्रिलियंट आईज विच होप्स फॉर फ्रीडम। तो इसका मतलब लास्ट में एक ऑप्टिमिस्टिक टोन है, एक होप दी गई है कि शायद टाइगर को लगता है जो केज में है कि मुझे कभी ना कभी जिंदगी में फ्रीडम मिलेगी। तो इसी के साथ आपकी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको डिटेल में एक लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग पता लगे और आपको कोई भी डाउट ना जाए इस चीज़ में कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है। Now, coming back to the rhyme scheme. Now, what is the rhyme scheme of this poem? क्या है राइम स्कीम? देखो, जो आप लास्ट वर्ड्स है, राइम स्कीम कैसे पता लगती है किसी भी स्टैंजा की? जब हम लास्ट वर्ड्स पढ़ते हैं, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रीच, इनमें कहाँ आपको लगता है कि कोई पैटर्न है या कहीं ना कहीं कोई वर्ड्स राइम कर रहे हैं? देखो, फर्स्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, ये किसी के साथ राइम कर रहा है? नहीं कर रहा। सेकेंड है केज, ये किसी के साथ कर रहा है उसी स्टेंजा में? हाँ, फोर्थ लाइन के साथ कर रहा है। तो अगर हम स्ट्राइप्स को ए मान रहे हैं, केज को बी मान रहे हैं, तो क्वाइट को सी मानेंगे, क्योंकि सी तो किसी के साथ राइम नहीं कर रहा। बट जो लास्ट वर्ड है वो राइम कर रहा है बी के साथ। सो ए बी सी बी इज द राइम स्कीम। अब हम नोट कर लेते हैं कि हर स्टेंजा में यही है। अगर हर स्टेंजा में यही है तो पूरी पोइम की राइम स्कीम ए बी सी बी हो गई। ज्यादातर क्या होता है पोइम्स में, कई बार सेम ही राइम स्कीम पैटर्न फॉलो होता है, कई बार डिफरेंट भी हो जाता है। और कई ऐसी भी पोइम्स होती हैं जिसमें कोई भी राइम स्कीम होती ही नहीं है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टैंजा चेक करते हैं। शेडो ग्रास होल पास। अब जो शेडो ग्रास में, शेडो ए हो गया, बी हो गया ग्रास, सी हो गया होल, होल के साथ कुछ राइम नहीं कर रहा बट ग्रास के साथ पास कर रहा है, तो ए बी सी बी। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो सारे स्टैंजाज में एक ही राइम स्कीम है, ए बी सी बी। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम। Now we will move to the message of the poem. Now what is the message of the poem? ये जो मैसेज है पोम का, ये बहुत ही यूनिवर्सल मैसेज है, जो कि आजकल के ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोइट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने मैसेज प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं इतने मटेरियलिस्टिक बन गए हैं कि वो भूल गए हैं कि हमने एनिमल्स की या किस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने फ्रीडम को छीनना नहीं है। दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव फ्रीली। सो एंड वी ऑल्सो हैव द राइट टू लिव। अगर हम जी रहे हैं, हमें ये हक मिला है, तो हमें दूसरे लिविंग बींग्स का हक नहीं छीनना चाहिए। सो द पोएम गिव्स अस द मैसेज ऑफ लिबर्टी फॉर एनिमल्स। इट टेल्स अस दैट इट इज रॉन्ग टू कन्फाइन एनिमल्स इन जूस। ये जो हम एनिमल्स को अपने लिए या अपने सेल्फिश पर्पस के लिए जू में बंद करते हैं, ये गलत है। वी शुड नॉट डू दैट। इट्स हाई टाइम वी शुड लर्न दिस थिंग for the sake of entertainment, just for the sake of entertainment or to earn money. We are doing this thing, but it means that we are becoming selfish. Every animal, or you can say every living organism, like humans, have desire to live a life of freedom. They also want to live, they also want to enjoy freedom, and we are no one to curb their freedom. Animals too have a right to live freely on this earth, and it is a cruel practice to cage them. If we encage them, it means that we are becoming selfish. It's wrong on our part. It's immoral. And we are forcing them to live a life full of agony inside their small cells. उनके अंदर कितनी नफरत, कितनी पेन, कितनी सफरिंग, कैसा जीवन वो जी रहे हैं जब वो छोटे छोटे केजेस में बंद हैं. So we should learn this thing and we should try to improvise ourselves. So next is the theme of the poem. Now the theme is freedom versus captivity.
Freedom is desired by humans and animals alike. It means that freedom is desired by both humans and animals. All living organisms, they want to live the life of their choice. They don't want to live in captivity. वो किसी की बंदिश में आके नहीं जीना चाहते. वो अपनी freedom को enjoy करना चाहते हैं और वो एक birth right है सबका. The poem shifts between the condition of the tiger in confinement and the life he would have lived in the wild if he were free. बहुत ही beautifully जो पोइट है उसने हमें समझाया, हमें दिखाया कैसे एक टाइगर जो केज में रहता है और एक टाइगर जू में रहता है और सॉरी फॉरेस्ट में रहता है, तो कैसे उनकी लाइफ में डिफरेंसेस हैं, कैसे वो इंजॉय करता है फ्रीडम जो फॉरेस्ट में रह रहा है या नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, और जो टाइगर एक जू में रह रहा है उसकी लाइफ कैसे रह जाती है, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स तक सप्रेस हो जाते हैं. सो द पोएम ब्रिंग्स फॉर द एक्सट्रीम एगनी एंड होपलेसनेस ऑफ द केज्ड टाइगर. होपलेसनेस भी है, हेल्पलेसनेस भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा सफरिंग्स है, मिजरेबल स्टेट है, एंड इज डिजायर फॉर फ्रीडम. नाउ we'll move to literary devices, which is really a very important topic as far as the poem is concerned. जब भी हम कोई पोम पढ़ते हैं, हमें उसका मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं. कोई भी स्टैंजा के रिलेटेड अगर कोई वर्ड मीनिंग आता है या लिटरेरी डिवाइस आती ही आती है. सो पहले लिटरेरी डिवाइस हम पढ़ते हैं मेटाफर. नाउ व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर क्या होता है? ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, ठीक है, दैट आरंट अलाइक बट टू दे हैव समथिंग इन कॉमन, ठीक है. जैसे कि अनलाइक सिमिली में क्या होता है, एज और लाइक यूज करते हैं, बट मेटाफर में हम कभी भी एज और लाइक नहीं यूज करते. इट्स इनडायरेक्ट कंपैरिजन. लाइक वेलवेट क्वाइट, सो इट वॉज एज क्वाइट एज वॉकिंग ऑन वेलवेट. वेलवेट क्वाइट मतलब यहाँ पे बताया कि वो इतने मखमली थे उसके पैर कि वो वेलवेट की, बताए इतने सॉफ्ट थे कि वो वेलवेट की तरह थे, ठीक है. तो उसको वेलवेट ही वर्ड बोल दिया उन्होंने. ये नहीं बोला इट इज सॉफ्ट एज वेलवेट, ये नहीं बोला उन्होंने, उसको वेलवेट ही मान लिया. सो दिस इज what the metaphor is. Then personification, which is a very important literary device. Personification क्या होती है? जिसमें हम कुछ human qualities या कुछ human beings की जो qualities है वो inanimate objects को या कुछ ऐसी चीजों को जो living organisms नहीं है उनको हम ये attributes दे रहे हैं, ठीक है. So we are थिंक वो क्वालिटीज हम उनको दे रहे हैं. जैसे सन इज स्माइलिंग, फॉर एग्जाम्पल सन इज स्माइलिंग. अब इसमें सन क्या है? लिविंग बींग तो नहीं है, बट हम जो स्माइलिंग क्वालिटी है वो लिविंग बींग की उसको दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट द पर्सोनिफिकेशन इज. सो हियर टाइगर हैज बीन पर्सोनिफाइड एज ही मूव्स इन क्वाइट रेज एंड इग्नोर्स विजिटर्स. अब टाइगर यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि वो मूव कर रहा है. ये कई बार नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है, कई बार एनिमल्स के लिए भी हम यूज करते हैं. जब एनिमल्स को भी हम ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए भी हम पर्सोनिफिकेशन वर्ड यूज करते हैं. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक न्यू टर्म फॉर स्टूडेंट्स इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जिसमें हम कुछ कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को या आइडियाज को हम एक साथ यूज करते हैं, ज्यादा इफेक्ट आए उसका, इसलिए. सो वी आर यूजिंग टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स और आइडियाज एंड दे आर पुट टुगेदर. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन, ठीक है, ताकि जो रीडर्स रीड कर रहे हैं उनकी अटेंशन और ज्यादा इस चीज पे आए, फोकस आए. सो इट्स यूसेज मेक्स राइटिंग स्मूथ एंड क्रिस्प. अब यहाँ पे हमने यूज किया क्वाइट रेज. देखो रेज का मतलब है गुस्सा, क्वाइट का मतलब है शांत. कभी एंगर भी जो है वो शांत हो सकता है, नहीं. सो वी आर यूजिंग टू डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट के लिए. सो एंगर इज यूजली लाउड, एंगर इज नॉट क्वाइट. सो दैट्स वाई क्वाइट रेज जो ये फ्रेज है, दिस इज ऑक्सीमोरॉन. एलिट्रेशन यहाँ पे बहुत यूज हुई है. एलिट्रेशन सबको पता है एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, सेम साउंड जो है वो बार बार आती है बिगिनिंग में, ठीक है. सो पोइट्स एम्प्लॉय एलिट्रेशन टू मेक लाइन्स लिरिकल और टू एम्फसाइज सर्टेन पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. सो हियर एस साउंड हैज बीन रिपीटेड. यहाँ पे एस साउंड को रिपीट किया गया है 2 बार, ठीक है. स्टॉक्स में एस आ रहा है, स्ट्राइप्स में एस आ रहा है. लॉक्ड इन कंक्रीट सेल में लॉक्ड में क आ रहा है बीच में, कंक्रीट में क आ रहा है, तो यहाँ पे भी है, ठीक है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब इसमें ब साउंड रिपीट की है. प्लम्प डियर पास, प साउंड रिपीट की है. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन. बच्चे ज्यादातर क्या गलत करते हैं, एलिट्रेशन के स्पेलिंग्स बहुत गलत करते हैं. ALLITERATION. जब वहां पूछा जाएगा लाइंस में यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, तो आपको जब स्पेलिंग्स भी लिखने एलिट्रेशन के तो थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो उसका भी हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है.
देन देयर इज लिटरेरी डिवाइस रेपिटिशन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, तो जब हम रिपीट करते हैं कुछ वर्ड्स, वो हम कुछ एम्फेसिस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स रिपीट हुए हैं? वेलवेट, क्वाइट, क्वाइट रेज, क्वाइट वर्ड रिपीट हुआ है। ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स में ब्रिलियंट वर्ड रिपीट हुआ है। सो ये लिटरेरी डिवाइसेस है, बट हमने कुछ और भी लिटरेरी डिवाइसेस करने हैं। इंजैम्पमेंट, इंजैम्पमेंट है। इंजैम्पमेंट में क्या होता है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू होते हैं और कोई भी पंक्चुएशन मार्क उसमें यूज नहीं होता। जैसे कि स्टैंजा 2 है, 3 है, 5 है। जब हम ये रीड करते हैं हम देखते हैं 2 में कोई भी जो है वो पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हुआ, चाहे वो सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है। जो स्लाइडिंग थ्रू से लाइन शुरू हो रही है वो पास तक, फिर 3 लाइंस जो है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, सो इसे कहते हैं इंजैम्पमेंट। ये इसी इसके लिए यूज करते हैं कि जो इफेक्ट है वो 3 लाइंस का या कुछ लाइंस का इफेक्ट जो है वो पोइट चाहता है कि अच्छे से समझ आए रीडर्स को ज्यादा अच्छे से, तो इसलिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं उसमें यूज होता। Now, what is imagery? Imagery is also very important literary device, which is an important part of poem. Imagery होती है जब हम रीड कर रहे हैं पोइम और हम कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं। वर्ड्स इतने अच्छे से पोइट यूज करता है कि हम एक्चुअल में विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं इमेजरी। सो इमेजरी रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज इन सच अ वे एज टू क्रिएट विविड और क्लियर पिक्चर्स और इमेजेस थ्रू वर्ड्स। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लिटरेरी डिवाइस है, बहुत ही अच्छे से पोइट इसको यूज करते हैं। और जब हम पोइम पढ़ते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है जब वर्ड्स के थ्रू हमारे आंखों के आगे इमेज बनती है। सो इट मेक्स अ पोइम पिक्चरस्क और हम और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। सो टाइगर इन द जू जो है वो बहुत ही रिच है इमेजरी में, एज द रीडर्स कैन एक्चुअली विजुअलाइज अ टाइगर विद अ स्ट्राइप्ड बॉडी वॉकिंग क्वाइटली इन हिज केज इन द जू, जो कि स्टार्टिंग लाइंस में बताया गया है। And in contrast, there is also imagery of the forest showing a tiger gliding stealthily through tall, thick vegetation and threatening people with his terrifying teeth, sharp claws, and of plump deer near a water body. So ये सारे जो imagery है, जैसे kinesthetic imagery होगी जो image of movement है, then he stalks in vivid stripes, ये movement के बारे में बता रहे हैं। Sound imagery जैसे कि वो दहाड़ के डराता है लोगों को, स्नालिंग अराउंड हाउसेस। विजुअल इमेजरी जिसमें हम एक्चुअल में विजुअलाइज कर सकते हैं, आंखों के आगे इमेज आती है, जैसे बारिंग इज वाइट, फैंग्स इज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। तो ये हो गई हमारी लिटरेरी डिवाइसेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम PYQs हैं वो हम करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कैसे इसका आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज? कि विलेज में टाइगर अपनी प्रेजेंस कैसे लोगों के सामने अपनी फील करवाता है, कि लोगों को कैसे पता लगता है कि एक टाइगर यहाँ पे है। यहाँ पे बताया गया है एक स्टैंजा में, जैसे बाय मूविंग अराउंड द हाउसेस, बाय स्नालिंग अराउंड द हाउसेस, बाय मेकिंग एंग्री साउंड व्हाइल शोइंग द टीथ, जिसमें सारा कुछ बताया गया है कि वो कैसे अपने फीचर्स को शो करता है और कैसे लोगों को डराता है। वो स्टैंजा से हम इसके लिए आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स, जो फोर्थ स्टैंजा है। एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो ऐसे वो विलेजर्स को बताता है कि उसमें क्या नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है और कैसे वो लोगों को डराता है। नाउ व्हाई इज ही इन क्वाइट रेज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वाइट रेज, कैसे उसका गुस्सा जो शांत कैसे है? देखो, एक एनिमल, एक टाइगर जिसको हमने बंद कर दिया है केज में, अगर वो गुस्सा भी है तो गुस्सा शो नहीं कर सकता, क्योंकि क्या किया है? बिकॉज ही हैज बीन imprisoned in cage. The tiger expresses his rage quietly because there is no other option. He can neither roar nor show his anger. There is nothing he can do from behind the bars of his cage. वो कुछ भी नहीं कर सकता उससे. His strength is inside his cage now. He cannot express his strength. He cannot show his strength. He is no longer free as he was in the jungle. ठीक है, तो क्योंकि वो केज में है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो एक लाइन है यहाँ पे, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ शो ही नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि वो अब केज में है। ठीक है, तो ये इसमें ये हम आंसर देंगे इसका। व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज मीन्स? अब स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज का मतलब क्या है? जो टाइगर है वो बहुत ही धीरे चल रहा है केज में, क्योंकि केज में बहुत ही लिमिटेड स्पेस है, ज्यादा स्पेस नहीं है, और उसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। पावर स्ट्रेंथ है बट वो वहां पे शो नहीं कर सकता। सो द टाइगर इज मूविंग स्लोली इन हिज केज एज ही डज नॉट हैव एनी पावर एंड इट इम्प्लाइज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हिज हेल्पलेसनेस। अब स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज का मतलब हमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो हेल्पलेसनेस है, उसकी हेल्पलेसनेस के बारे में बताया जा रहा है, उसका जो मिजरेबल कंडीशन है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है,
वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोइट? उसको क्या लगता है कि टाइगर कहाँ होगा? उसको लगता है अगर टाइगर जंगल में है तो वो कहाँ होगा? वो या तो द टाइगर विल बी लर्किंग इन द शेडो ऑफ द लॉन्ग ग्रास इन ऑर्डर टू प्रे, और डियर नियर द वाटर होल्स, या तो पानी के पास होगा जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे जो छोटे एनिमल्स कुछ पानी पीने आते हैं और जिसके ऊपर वो शिकार करते थे। तो उसको लगता है अगर वो जंगल में होगा तो वो झाड़ियों के पीछे छुपा होगा। और वो क्यों छुपा होगा झाड़ियों के पीछे? जहाँ पे पानी होगा वहां छुपा होगा, क्योंकि उसने शिकार करना है दबे पांव अपने शिकार पे, और क्योंकि उसने वहां से खाना खाना है। ठीक है। सो यहाँ वाई शुड द टाइगर स्नॉल अराउंड हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट? अब ये जो क्वेश्चन है वो क्यों ऐसे करेगा? वो क्यों ऐसे करेगा? क्योंकि उसने अपनी कहीं ना कहीं सुपरियोरिटी और अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, और उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो डराना चाहता है ह्यूमन बींग्स को, विलेजर्स को। तो इसलिए टाइगर जो है वो स्नाल करेगा। स्नाल का मतलब हमने किया था, स्नाल का मतलब हमने किया था कि वो जो है वो ग्राउल करेगा, वो डराएगा, वो दहाड़ेगा, ये सब करेगा, क्योंकि उसका नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है। और वो ये सब चीजें केज में नहीं कर सकता, ये वही टाइगर कर सकता है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है। सो इन हिज नेचुरल स्टेट द टाइगर शुड बी रनिंग अराउंड नियर द हाउसेज एट द एजेस ऑफ द जंगल। वो यही सब करेगा, एंड ही शुड बी ग्राउलिंग इन हिज लो इंटिमिडेटिंग वॉइस बिकॉज ही वांट्स टू टेरिफाई पीपल, एंड his dangerous sharp teeth and claws should be sending fear in the hearts of people living in the village on the outskirts of the jungle. तो ये सब करेगा, ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और ये वो करेगा ही करेगा अगर वो रहेगा फॉरेस्ट में। अब हम कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे, ताकि जब भी हम आंसर में कीवर्ड्स यूज करें तो हम इस चीज को अंडरलाइन कर देंगे, इस वर्ड्स को। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मार्क्स हैं वो हम ज्यादा अच्छे गेन कर सकते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, सो मेक इट अ पॉइंट वेन एवर यू राइट कीवर्ड्स प्लीज अंडरलाइन देम, सो दैट जब जो आपका चेक करेगा इवेल्युएटर, तो उसको जो आपका इंप्रेशन है वो अच्छा जाएगा कि इसको कीवर्ड्स की नॉलेज है। अब इस पॉइंट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कौन से वर्ड्स हैं पैंथर या टाइगर, इसमें कीवर्ड है मेन टाइगर है। विविड स्ट्राइप्स जो उसकी फिजिकली डिस्क्रिप, जब भी हम टाइगर को फिजिकली डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट स्टैंजा में विविड स्ट्राइप्स की बात हुई है। विविड मींस क्लियर, स्ट्राइप मतलब धारियां जो क्लियरली विजिबल है उसके बॉडी के ऊपर। कंक्रीट सेल, अब ये जो वर्ड है कंक्रीट सेल, ये कहीं ना कहीं हमें ये भी हाईलाइट करता है कि उसकी फ्रीडम जो वो स्नैच हो गई है। ठीक है। और वो कंक्रीट सेल तक ही रह गई है उसकी फ्रीडम, टाइगर की, जो कि एक केज में है। ठीक है। तो ये हो गया कंक्रीट सेल। क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब गुस्सा जो उसका शांत है, और ये भी ये शो कर रहा है उसकी हेल्पलेसनेस के बारे में। वेलवेट पैड्स, ये हमें ये बता रहा है कि वो बहुत ही आराम से जब चलता है तो कोई भी आवाज नहीं आती, क्योंकि इसके पैरों के नीचे जो वेलवेट की तरह वो सॉफ्ट है। लॉस्ट हैबिटेट, ये कौन सा टाइगर है जो लॉस्ट हैबिटेट जिसके लिए यूज करेंगे? जो टाइगर केज में है, उसको उसके हैबिटेट नहीं उसको मिला, इसलिए उसका हैबिटेट उससे ले लिया गया है। जंगल्स एज की तब बात करेंगे जब हमने ये शो करना है कि वो कैसे लोगों को डराता है, वो टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है। वाटर होल की तब बात करेंगे जब हमने ये बात करनी है टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है और कैसे अपने शिकार, जिसपे शिकार करना है और वो कैसे तैयार रहता है, उनके पीछे वाटर होल के पास झाड़ियां जो वहां पे छुपा रहता है। प्लम्प डियर, ये शो कर रहा है वर्ड बड़ा अच्छा, ये हाईलाइट कर रहा है कि कैसे जो टाइगर फॉरेस्ट में है उसकी डाइट कैसी है वर्सेस उसकी डाइट कैसी है जो टाइगर केज में है, जिसको बहुत लिमिटेड खाना दिया जाता है। स्नालिंग का मतलब हमने बोला था कि वो दहाड़ता है, वो वॉक करता है, ये सब करता है, जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो ये सब करता है। ठीक है। वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि वो अपने नेचुरल जब प्लेस में रहता है, हैबिटेट में रहता है, वो ये सब करता है। वो रन, ही शुड बी रनिंग अराउंड, स्नालिंग का मतलब है रनिंग अराउंड। ठीक है। वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स यहाँ पे यूज हुए हैं उसके जो आगे टीथ है उसके लिए यूज हुआ है। देन वी हैव क्लॉज जो उसके पंजे हैं। टेरिफाइंग विजन, अब उसका विजन क्यों टेरिफाई हो रहा है? क्योंकि वो खुद डरा हुआ है जो केज में है। और टेरिफाइंग विजन ये उसके लिए भी है कि जब ये जो स्टेट ऑफ माइंड हम देखते हैं जो टाइगर फॉरेस्ट में है उससे लोग डरते हैं। ये जो उसका सीन है जब वो अपने पंजे दिखा रहा है, अपने वो नेल्स दिखा रहा है, तो उससे जो बाकी विलेजर्स हैं वो डरते हैं। सो वो टेरिफाई कर रहे हैं, मतलब डर रहे हैं। कन्फाइंड वर्ड किसके लिए यूज हो सकता है यहाँ पे? वो टाइगर के लिए जो केज में है। विलेज भी ये यूज हो रहा है कि विलेज में वो कैसे अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट शो कर रहा है जो टाइगर फॉरेस्ट में है।
कैप्टिविटी वर्ड आपको पता लग गया, उसको बंद किया हुआ हमने केज में। नाइट स्काई क्यों बात हो रही है? नाइट स्काई में उसको स्टार्स दिखते हैं, जिसको उसको वो टाइगर जो केज में है उसको होप आती है थोड़ी सी कि कभी ना कभी उसको भी फ्रीडम मिलेगी। ब्रिलियंट आईज ये बता रही है टाइगर की, वो शाइन कर रही है और उसके अंदर कहीं ना कहीं होप भी है थोड़ी सी जब वो स्टार्स को देख रही है। पेट्रोलिंग कार्स ये बता रही है कहीं ना कहीं सिविलाइज्ड सोसाइटी है, और वो कार्स में जो है बार बार लोग वो राउंड्स लगा रही है देखने के लिए कि कुछ रात को सब ठीक तो है। ब्रिलियंट स्टार्स आर ब्रिलियंट स्टार्स आर शाइनिंग बिकॉज दे आर एंजॉइंग फ्रीडम। सो एक कंट्रास्ट बन रहा है वो टाइगर में, जो टाइगर केज में है, और ब्रिलियंट स्टार्स मतलब वो स्टार्स जो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। पेसिंग यहाँ पे वॉकिंग मूवमेंट के लिए यूज हुआ है। विजिटर्स, जो विजिटर्स ये बता रहे हैं, जब विजिटर्स के लिए जो वर्ड यूज हुआ है, इग्नोरिंग विजिटर्स, टाइगर क्यों इनको इग्नोर कर रहा है? बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी, ही इज वेरी एंग्री बिकॉज ही इज कन्फाइंड, ही इज इन साइड द केज। दैट्स वाई इज इग्नोरिंग विजिटर्स बिकॉज ही थिंक्स दैट विजिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कैप्टिविटी। लॉन्गिंग, वो लॉन्ग क्या कर रहा है, वो डिजायर क्या कर रहा है? वो फ्रीडम की, वो जो टाइगर केज में है वो एक डिजायर कर रहा है, उसके मन में एक डिजायर है, एक इच्छा है कि कभी ना कभी उसको फ्रीडम मिलेगी। लास्ट वॉइस यहाँ पे किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स की। फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पोइम के ऊपर, क्योंकि ये थीम ही ये है, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एज फार एज द थीम एंड द मैसेज ऑफ द पोइम इज कंसर्न्ड। एंड क्लोजर यहाँ पे यूज हुआ है उस टाइगर के लिए जो केज में है। आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ पे ये बता रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड वो उसके लिए डिफरेंट आउटसाइड वर्ल्ड, वो तो एक केज में बंद है। फाइनल वॉइस यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स की बात हो रही है। ट्रैप्ड यहाँ पे उस टाइगर के लिए बात हो रही है जो केज में है। एंड पेशेंस, कहीं ना कहीं टाइगर को अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी जो केज में है, कि कभी ना कभी तो उसको फ्रीडम मिलेगी। सो लास्ट स्टैंजा में कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म की बात हुई है और कहीं ना कहीं पेशेंस की भी बात हुई है, कि कई बार कोई चीजें हमारे पास नहीं होती बट हमें पेशेंस के साथ उन चीजों की वेट करनी पड़ती है। So thanks for watching. I think I've tried my best and you will understand this poem, and I have tried to make this poem very easy for you. बड़ा अच्छे से मैंने हिंदी में, इंग्लिश में आपको बड़े अच्छे से समझाया है उसकी लाइन का मीनिंग, थीम, आइडिया, मैसेज, लिटरेरी डिवाइसेस, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। और मुझे लगता है इसके बाद आपको पोइम ज्यादा पढ़नी नहीं पड़ेगी बुक से और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सो अगर आपको ये पोइंट समझ आई है, अच्छे से क्लियर हुआ है मैसेज, तो कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।